हाय, मैं हूँ प्रॉफ मैन, आपका सुपर कोच फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और मैं आपके लिए लेके आता हूँ शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस जिनसे आप कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक को बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, या किसी पुराने टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बट उसको समझने से पहले जो कुछ रिक्वायर्ड चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली ये काइंड ऑफ पिछले वाले वीडियो का एक छोटा सा रिकैप है, जिसपे मैंने आपको ये डिराइव भी करवाया था कि रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस कैसे होता है। और इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उस लेक्चर को देखिए। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर आप पहले के लेक्चर्स देखेंगे तो आपको आगे के लेक्चर्स एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आएंगे, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से मैंने वहां पर डिस्कस किया हुआ है। तो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस की अगर मैं बात करूं, किसी स्फेरिकल सरफेस, फॉर एग्जांपल ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, इस पे अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस, जब इंसिडेंट रे जो है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, या फिर जो इंसिडेंट रे है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। तो अगर इंसिडेंट रे एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो हम ये फॉर्मूला हमेशा यूज करेंगे। म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। यहाँ पे यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, वी है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस, म्यू टू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, एंड म्यू वन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि हम हमेशा म्यू टू को ही, मोस्ट ऑफ द टाइम्स म्यू टू को ही डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानेंगे, और जिसको भी हम म्यू वन से रिप्रेजेंट करेंगे वो रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो ये पहला केस था, जब रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। दूसरा केस क्या है, जब रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए। तो अगर किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस में रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो फॉर्मूला सिमिलर टाइप का ही है, बस आपको म्यू टू और म्यू वन को इंटरचेंज कर देना है। यानी यहाँ पे म्यू टू बाई वी था, तो अब म्यू टू की जगह हम रख देंगे म्यू वन। यहाँ पे म्यू वन था, उसकी जगह म्यू टू। यहाँ पे म्यू टू था, फिर म्यू वन, यहाँ पे म्यू वन था तो म्यू टू। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू वन बाई वी माइनस म्यू टू बाई यू इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर। तो ये दोनों केसेस अगर आपने अच्छे से समझ लिए हैं, तो अब आप लेंस मेकर्स फॉर्मूले को बहुत ही अच्छे से समझने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। तो आइए अब डिस्कस करते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो देखो, ये एक कॉन्वेक्स लेंस मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें कि इसमें इमेज कैसे बनती है, तो देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक रे गई। और देखो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें दो स्फेरिकल सरफेस हैं, एक स्फेरिकल सरफेस ये, एक स्फेरिकल सरफेस ये। किसी भी लेंस में दो स्फेरिकल सरफेस होती हैं, तो इसका मतलब यहां पर दोनों सरफेस पर रिफ्रैक्शंस होंगे। ठीक है। और स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ये आप लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो देखिए, ये ऑब्जेक्ट से एक रे गई, जो कि फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे गई, स्लाइटली रिफ्रैक्ट हुई, और रिफ्रैक्ट होने के बाद ये कहां पहुंच गई है, दूसरी स्फेरिकल सरफेस पर पहुंच गई है। और यहां पे फर्दर रिफ्रैक्शन हुआ, और ये फिर से बेंड हो गई, और ये यहां पर आकर मिलती है। जो रे ऑब्जेक्ट से एकदम स्ट्रेट निकल जाती है अलोंग द ऑप्टिकल सेंटर, वो स्ट्रेट चली जाती है। और एक रे ये है और एक रे ये है, दोनों यहां पर एक्चुअली में मिल रहे हैं। और जब रेज एक्चुअली में मिलती हैं जहां पर, वहां पर क्या बन जाती है, एक रियल इमेज बन जाती है। तो यहां पर हमें एक रियल इमेज मिल गई। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ये आई डैश क्या है, तो इसको समझते हैं आगे। तो देखो, मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे दो सरफेसेस है, दोनों सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो पहली सरफेस पे रिफ्रैक्शन की वजह से एक इंटरमीडिएट इमेज बनती है, और उस इंटरमीडिएट इमेज को हम क्या बोलते हैं, आई डैश बोलते हैं। और ये इस सरफेस से वी डैश डिस्टेंस पर बनती है, तो ये एक इंटरमीडिएट इमेज है। अब होगा क्या, ये जो इंटरमीडिएट इमेज बनी है, ये दूसरी रिफ्रैक्टिव सरफेस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, और हमें फाइनल इमेज आई प्रोवाइड करेगी। ठीक है। समझ में आई आप लोगों को बात। देखो, वही चीजें मैंने यहां पर लिख भी दी है कि जो ऑब्जेक्ट ओ है, इट फॉर्म्स एन इंटरमीडिएट इमेज आई डैश फ्रॉम सरफेस ए पी वन बी। ये आपकी सरफेस है ए पी वन बी, जिसको मैंने यहाँ पे अलग से ड्रॉ किया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट ओ जो है, इस सरफेस के थ्रू एक इंटरमीडिएट इमेज आई डैश बनाता है। फिर ये इंटरमीडिएट इमेज आई डैश दूसरी वाली सरफेस यानी ए पी टू बी, इस सरफेस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है, और हमें फाइनल इमेज आई मिल जाती है। क्लियर है। तो अब
हम क्या करेंगे, इन दोनों सरफेसेस के अलग अलग रे डायग्राम्स बना लेंगे। जब इसके अलग अलग रे डायग्राम्स बन जाएंगे तो हमारे लिए बहुत सी चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। तो देखो, ये है फर्स्ट सरफेस, ये वाली सरफेस A P1B। A P1B के लिए पहले हम रे डायग्राम बनाते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऐसे गया, जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट ने सरफेस को मीट किया है, अगर उसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर देंगे तो आपको पता है कि नॉर्मल मिल जाता है। ये मैं आपको पीछे वाले सारे लेक्चर्स में बता चुका हूं कि नॉर्मल कैसे मिलता है किसी भी कर्व सरफेस में। किसी भी कर्व सरफेस के पॉइंट को अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला देते हैं तो आपको नॉर्मल मिल जाता है। तो ये है नॉर्मल। अब क्योंकि रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, देखो यहां पर देखो, ये क्या है, म्यू1 रेयरर मीडियम, और यहाँ पे ये है लेंस का मीडियम जो कि डेंसर है। तो इस सरफेस के बियॉन्ड तो डेंसर मीडियम ही है। तो रे रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, इसलिए टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। तो ये रे आई और ये नॉर्मल था, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। और एक रे जो स्ट्रेट जाती है वो तो स्ट्रेट ही निकल जाती है। दोनों रेज यहाँ पर मिलते हैं और यहाँ पर हमको एक इंटरमीडिएट इमेज आई डैश मिल जाती है एट अ डिस्टेंस वी डैश। तो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्योंकि रे रेयरर से डेंसर जा रही है, तो यहां पर हमारा कौन सा केस अप्लाई होगा, हमारा केस 1 अप्लाई होगा, जिसमें होता है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। बट यहां पर जो v है वो एक्चुअली में क्या है, v डैश है। क्योंकि यहां पे जो इमेज है आई डैश और इमेज का डिस्टेंस कितना दे रखा है, v डैश। तो μ2/v लिखने की बजाय हम क्या लिखेंगे, μ2/v डैश माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1। r1 क्या है, इस सरफेस की, इस कर्व्ड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर हमने क्या पुट कर दिया, r1। तो पहली इक्वेशन हमें मिल चुकी है, इक्वेशन 1, μ2/v डैश माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1। और ये इक्वेशन हमने क्यों अप्लाई करी, क्योंकि फर्स्ट कर्व्ड सरफेस के लिए जो इंसिडेंट रे है वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही थी। अब बात करते हैं सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। अब देखो, ये है सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इस सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस में जो रे आ रही है वो लेंस के अंदर से आ रही है, लेंस के अंदर से आ रही है मतलब डेंसर, और जा किधर रही है, रेयर। तो यानी इस सरफेस के लिए जो लेफ्ट वाला पोर्शन है उसको हमने डेंसर बोल दिया है μ2, और राइट वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया, रेयर हो गया। अब क्योंकि रे डेंसर से रेयर जा रही है तो हम केस 2 यानी डेंसर से रेयर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि होता है μ1/v माइनस μ2/u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r। यहां पर v जो होता है वो हमेशा इमेज डिस्टेंस होता है। तो क्योंकि जो फाइनल इमेज बन रही है वो v डिस्टेंस पर ही बन रही है, तो μ1/v को तो हम एज इट इज लिख देंगे। लेकिन μ2/u, u में क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बट इस सरफेस के लिए ये जो इंटरमीडिएट इमेज है ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है, ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है। तो इस इंटरमीडिएट इमेज का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंगे। और इस इंटरमीडिएट इमेज का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वी डैश है। अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि वी डैश तो आपने इस वाली सरफेस से डिस्टेंस बताया था, और तो इस वाली सरफेस से वी डैश क्यों हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भी हम फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूले वगैरह, ये थिन लेंसेज के लिए डिराइव होते हैं। और थिन लेंसेज का मतलब क्या है कि इनके बीच का जो ये थिकनेस है ये बहुत ही कम है। तो हम दोनों सरफेसेस से इक्वल डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं, ये एजम्पशन रहता है। ठीक है। तो फॉर्मूला हमें क्या लगाना है, μ1/v माइनस μ2/u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r। μ1/v यहां तक तो सही है, बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह हम क्या पुट करेंगे, v डैश पुट करेंगे, क्योंकि ये आई डैश जो है ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है। तो फॉर्मूला बना μ1/v माइनस μ2/v डैश इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r2, और इसे हमने इक्वेशन 2 बोल दिया। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, आई डैश एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट, हैंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो u है उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, वी डैश पुट कर दिया। तो यहाँ पे यू आना चाहिए था, उसकी जगह वी डैश पुट कर दिया। अब देखो, ये जो वी डैश है ये तो हमने अपने समझने के लिए बनाया है, बट एक्चुअली में लेंस में इस इंटरमीडिएट इमेज को हम कंसीडर नहीं करते हैं जब हम लेंस फॉर्मूला या लेंस मेकर्स फॉर्मूला बना रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं, कहीं पर अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब इस वी डैश की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी इसको हमको एलिमिनेट करना चाहिए इन दोनों इक्वेशंस से। तो देखो, इक्वेशन 2 में माइनस μ2/v डैश है और इक्वेशन 1 में μ2/v डैश है। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूंगा तो ये वाले टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस μ2/v डैश है और यहाँ पे माइनस μ2/v डैश है। दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और v डैश एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया तो देखो, दोनों तरफ से ये μ2/v डैश और यहाँ से ये μ2/v डैश तो चला गया। अब क्या बचा, यहां से मिला माइनस μ1/u। तो देखो मैंने पुट किया माइनस μ1/u, और यहां से मिला μ1/v
तो वो पुट किया μ1/v इज इक्वल टू, यहां से मिला μ2 माइनस μ1/r1, यहां से मिला μ2 माइनस μ1/r1, और यहां से आना चाहिए था μ1 माइनस μ2/r2, बट इससे मैंने एक माइनस साइन कॉमन ले लिया, वो माइनस साइन मैंने यहाँ पे लगाया। तो अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये μ1 माइनस μ2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 में। तो क्योंकि हम ऐड कर रहे थे तो बीच में प्लस आना चाहिए था, लेकिन मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे माइनस आ गया। और अब ये μ1 माइनस μ2/r2 की बजाय इसको मैंने लिख दिया μ2 माइनस μ1/r2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब हम दोनों जगह से μ2 माइनस μ1 को कॉमन ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, μ1/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू, ये कॉमन आ गया μ2 माइनस μ1, ब्रैकेट में अब क्या बचा 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये जो μ1 है इसको भी हम कॉमन लेके राइट साइड में डिवीजन में भेज सकते हैं, तो यहाँ पे डिवीजन में आएगा तो ये भी μ1 से डिवाइड होगा और ये भी μ1 से डिवाइड होगा। तो एलएचएस में क्या बचा, अगर μ1 मैंने यहाँ से कॉमन लेके हटा दिया तो एलएचएस में बचा 1/v माइनस 1/u। तो मैंने 1/v माइनस 1/u लिख दिया एलएचएस में। और आरएचएस में क्या बचा, आरएचएस में ये μ2/μ1 माइनस μ1/μ1, ये जो μ1 है यहाँ डिवीजन में आ गया, तो μ2/μ1 माइनस μ1/μ1, और ये वैसे का वैसे ही रहा। अब देखो पहले के लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूं कि μ2/μ1 को हम क्या लिख सकते हैं, μ21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और ये μ1/μ1 तो कैंसिल होके 1 ही आ जाएगा। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μ21 माइनस 1, और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, एंड वी कॉल इट इक्वेशन 3। अब एक चीज जो हम लोगों को लेंस के बारे में बहुत पहले से पता है, आप लोगों ने भी 9th 10th में पढ़ा हुआ है कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो इमेज फोकस पे बनती है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब इंफिनिटी है, यानी यू जब इंफिनिटी है, तो वी क्या होगा, एफ होगा, फोकल लेंथ के बराबर होगा, है ना। तो यहां पर हमने इन चीजों को पुट किया, वी की जगह क्या पुट किया, एफ, और यू की जगह क्या पुट किया, इंफिनिटी। अब 1/इंफिनिटी तो क्या होता है, जीरो होता है, तो इसको हटा दिया, यहां पे क्या बचा, सिर्फ 1/f इज इक्वल टू, आरएचएस में जो था वो एज इट इज लिख दिया, μ21 माइनस 1, ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। और यही है आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूले को लेंस मेकर फॉर्मूला क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो लोग लेंस बनाते हैं वो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं एक रिक्वायर्ड फोकल लेंथ का लेंस प्रोड्यूस करने के लिए। दिस इज व्हाई वी कॉल इट लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू μ21 माइनस 1, ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। अब इसको भी हमने इक्वेशन 4 इसलिए बोल दिया बिकॉज कई बार जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड्स में, तो वो बोलते हैं पहले तो भाई लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव करो एंड हेंस डिराइव लेंस फॉर्मूला, मतलब लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव करो और वहीं से लेंस फॉर्मूला डिराइव करो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर कर देंगे। जब इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करेंगे तो देखो दोनों के आरएचएस सेम है, तो दोनों के एलएचएस भी सेम होंगे। जब दोनों के एलएचएस को इक्वेट करेंगे तो मिलेगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो मैंने जैसे ही इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर किया, मुझे मिला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और यही क्या होता है, यही होता है आपका लेंस फॉर्मूला। तो इस तरीके से आपने पहले लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव किया, फिर उसी का यूज करके लेंस फॉर्मूला डिराइव किया। ये क्वेश्चन एक साथ कई बार पूछे जाते हैं, बट अगर आपसे कभी सेपरेटली पूछ लिया जाए कि लेंस फॉर्मूला डिराइव करो, तो आप इस मेथड को यूज नहीं करेंगे। उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में या किसी और वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूले आपने डिराइव करना तो सीख लिया है, बट जब आप न्यूमेरिकल्स के लिए इन्हें अप्लाई करेंगे तो एक चीज का ध्यान आपको हमेशा रखना है, यू, वी, एफ, R1 R2 इन सब को आप प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ ही पुट करेंगे। बिना साइन कन्वेंशन के अगर आपने पुट किया तो आपके न्यूमेरिकल के जो आंसर्स होंगे वो गलत आएंगे। क्लियर है आप लोगों को ये सारी चीजें। तो अच्छा है, अब आपने लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी सीख लिया है, लेंस फॉर्मूला भी सीख लिया है, आपको ये भी पता चल गया है कि उनमें क्या क्या चीजें आती हैं और उनको आपको साइन कन्वेंशन के साथ पुट करना है। साइन कन्वेंशन के बारे में जिन लोगों को नहीं पता है वो मेरे पीछे वाले लेक्चर्स देखेंगे तो उन्हें क्लियर हो जाएगा। हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं एंड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं। और अब टाइम आ गया है आज के क्विज का। मैं हर लेक्चर के बाद एक क्विज पूछता हूँ जो आपको आपके लिए हेल्पफुल होगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चन ये है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कॉनकेव लेंस प्लेस्ड इन वैक्यूम। अगर एक कॉनकेव लेंस को वैक्यूम में पुट प्लेस कर दिया है तो इन चारों में से कौन से स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो करेक्ट है।
पहला स्टेटमेंट है कि वो डाइवर्जिंग होगा विथ फोकल लेंथ नेगेटिव। दूसरा है वो डाइवर्जिंग होगा विथ फोकल लेंथ पॉजिटिव। तीसरा है वो कन्वर्जिंग होगा विथ फोकल लेंथ नेगेटिव। एंड फोर्थ है कन्वर्जिंग होगा विथ फोकल लेंथ पॉजिटिव। जिनको इसके आंसर्स आते हैं वो डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में इसको आंसर कर सकते हैं, और जिनको नहीं आता वो इस कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से समझ सकते हैं और फिर कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। अगर कोई इसका एक्सप्लेनेशन भी देना चाहता है तो वो एक्सप्लेनेशन भी कमेंट सेक्शन में दे सकता है। और जिनके भी आंसर सही होंगे उन सभी के आंसर्स को मैं कोशिश करूंगा कि लाइक कर दूं। तो ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले वही चीज जो मैं आपको हर बार बोलता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स खुद बनाइए, क्योंकि खुद बनाए हुए नोट्स आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है तो तब तक आगे मत बढ़िए जब तक आपको समझ में नहीं आ रही है। आपको बार बार वीडियो देखना पड़े तो बार बार देखिए, लेकिन पूरा अच्छे से समझ के खुद के नोट्स बनाइए और फिर ही वीडियो को एंड करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। प्रॉफिट सेज बाय। और अगर आपको ये लेक्चर्स यूजफुल लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग।